नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर का विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं देश विदेश के गंभीर मुद्दों पर। आज नेशनल वॉइस का विषय है सीएम योगी का एक ऐसा बयान जिसने सियासत में गर्मी ला दी है। सीएम योगी ने बंटोगे तो कटोगे का नारा देकर पिछले दिनों विधानसभा चुनाव का सीन बदल दिया था। अब वह एक बार फिर बांग्लादेश, संभल और अयोध्या विवाद के पीछे एक डीएनए की बात कहकर माहौल गर्म कर दिया है। सीएम योगी के भाषण का मर्म क्या हो सकता है, इसी के बारे में जानेंगे हमारे विद्वानों से। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। वैसे तो यूपी में अभी कोई चुनाव नहीं है, पर सीएम योगी के भाषण में चुनावी बोल बरकरार है या इसे सांस्कृतिक बोल कहें, इस पर संशय है। भले ही मंच कोई राजनीतिक ना हो, पर भाषण अगर जो राजनीतिक हो जाए तो क्या कहा जाए। अयोध्या में रामायण मेले में बोलते हुए सीएम योगी ने एक बार फिर कुछ ऐसा कहा कि पूरा देश उसके मायने ढूंढ रहा है। उन्होंने कहा कि 500 साल पहले बाबर ने जो अयोध्या में किया, बांग्लादेश और संभल में आज वही हो रहा है। तीनों की प्रकृति, तीनों के डीएनए एक जैसे हैं। सीएम योगी के भाषण के सही मायने क्या हो सकते हैं, आज इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। जाहिर है कि आजकल मौका ना राजनीतिक है और ना ही मंच राजनीतिक था, पर सीएम योगी ने जो कहा वह पूरी तरह राजनीतिक हो गया। सीएम योगी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए फिर बांग्लादेश और संभल को अयोध्या की तरह ट्रीट करने की नसीहत देकर अपनी राजनीतिक मंशा स्पष्ट कर दी है। सीएम योगी ने कहा है कि बांग्लादेश, संभल और अयोध्या में 500 साल पहले जो हुआ उसका डीएनए एक है। उनके कहने का मतलब स्पष्ट है कि संभल में मस्जिद बनाने का काम, अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने का काम और बांग्लादेश में उत्पीड़न का काम एक ही जैसे लोग कर रहे हैं। उनके कहने का मतलब सीधा है कि संभल में जो हो रहे हैं मस्जिद सर्वे में प्रशासन किसी भी तरीके की रुकावट डालने वाला नहीं है। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। सामाजिक विदेश को आगे बढ़ाने और समाज को तोड़ने की, समाज के दुश्मनों की रणनीति को सफल नहीं होने देते। यह देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पत्तलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धा उन्हें रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे। और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा। सीएम योगी के इस बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं नहीं जानता कि सीएम कितना साइंस जानते हैं, कितना बायोलॉजी पढ़े हैं। मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार जो वह डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात ना करें। तो वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम के इस बयान पर कहा है कि यूपी के सीएम ने बेहद खतरनाक और आपत्तिजनक बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारतीय मुसलमानों का बांग्लादेशी हिंदुओं से क्या लेना देना। तनिक इनको भी सुन लीजिए। पहले तो वो बहुत ही खतरनाक और ऑब्जेक्शनेबल बात बहिष्ठ के मुख्यमंत्री कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े प्रदेश के। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है?
यहाँ पर भी माइनॉरिटी है, वहां पर भी माइनॉरिटी हो रहा है। और भारत का एक नागरिक कैसे जिम्मेदार है वहां पर जो कुछ हो रहा है, और क्यों बीजेपी सरकार वो डिपोज्ड लीडर को यहाँ पर भारत में अपने पास रखी है, भिजा दीजिए वापस उसको। दूसरी बात यह कि मुख्यमंत्री रहे थे, वो संबल की जो सबजुडिस है उसको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत है, गैर अखलाकी बात है। तीसरी बात यह कि संबल का इशू जो है वो तो 1779 में खत्म हो 1800 में खत्म हो चुका है। लॉ का एक रेस जुडिकिटा है, रेस जुडी का मतलब जो इशू डिसाइड हो चुका है उसको आप दोबारा नहीं कर सकते। और चौथी बात ये बाबरी मस्जिद के बारे में वो झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर को नहीं तोड़ा गया था। अब डीएनए किसका कराएंगे? आप तो प्रकाश के हैं और आप डीएनए की आप बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। तो सांस्कृतिक मंच पर अगर हिंदू संस्कृति को बचाने और चेताने के लिए कुछ उदाहरण दिए गए तो पेट में दर्द वास्तव में ऐसे डीएनए वालों को ही हुआ। उसे राजनीतिक बना दिया गया। आखिर क्यों बनाया गया राजनीतिक? इसी मुद्दे पर हम आज करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। प्रमोद गोस्वामी जी राजनीतिक विश्लेषक, मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक, अतुल मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक, तीनों विद्वानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत अपने सबसे वरिष्ठ मेहमान प्रमोद गोस्वामी जी से हम करना चाहेंगे। प्रमोद गोस्वामी जी, एक सांस्कृतिक मंच पर सीएम द्वारा यह बयान दिया गया कि जो 500 साल पहले बाबर ने किया, संभल में जो हुआ और जो बांग्लादेश में हो रहा है, इससे कुछ सीख लेनी चाहिए। और इनके ये जो हो रहा है और उस पर अगर जो कानूनी कार्रवाई हो रही है और किसी के पेट में मरोड़ हो रहा है तो उनको डीएनए मिला लेना चाहिए। हमें नहीं लगता कि अगर जो संस्कृति अपनी सामाजिक एकरूपता, अगर सनातन संस्कृति को सचेत करने के लिए रामायण मेले में सीएम द्वारा यह बात कही गई है तो इसको राजनीतिक रंग भी दे देना चाहिए। क्या वास्तव में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो रहे हैं और करने वाले कौन हैं? संभल में जो हुआ क्या हिंदुओं से हुआ? ये तमाम बातें हैं, उन्होंने जो कही हैं उनको कितना गलत ठहराया जाए। जी प्रमोद गोस्वामी जी। धर्मेंद्र जी, देखिए उसमें कई चीजें हैं और बड़ी पुरानी हैं, बड़ी चीजें हैं। इसका एक क्षणिक विश्लेषण तो नहीं किया जा सकता है जो माननीय योगी जी ने बात कही है, लेकिन एक बात तो ये भी उसमें शामिल है कि ये सारी चीजें राजनीतिक परिदृश्य में वोटों की राजनीति के लिए, चाहे वो डीएनए चेक कराने की बात अखिलेश जी कहें, चाहे मुख्यमंत्री डीएनए इनका एक है की बात कहें, लेकिन उसके नेपथ्य में वो कहीं ना कहीं वोट की राजनीति छिपी हुई है। उसके निहितार्थ तो यही है एज प्रेजेंट। लेकिन जो योगी जी ने बात कही है वो कहीं ना कहीं सही तो है, क्योंकि योगी जी ने जो पुराना इतिहास रहा है और जो एक सनातन धर्म में, हिंदू में जो विघटन करके और जिस ढंग से आक्रांताओं ने, ऐसा तो नहीं, ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, ऐतिहासिक प्रमाण भी है कि आक्रांताओं ने वो आए और उन्होंने यहाँ के मंदिरों को तोड़ा, वहां मस्जिदें बनाई। ये यथार्थ है, सच है।
इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। सवाल ये है कि ये जिस ढंग से धार्मिक कट्टरता उस समय रही, जब ये मंदिरों को तोड़ा गया, लूटा गया, यहाँ अत्याचार किए गए, तो ये धार्मिक कट्टरता ही थी और धार्मिक कट्टरता के चलते ही ये हुआ भी था। अब मुख्यमंत्री उसको आगाह कर रहे हैं कि भाई ये फिर स्थितियां वैसी बन रही हैं, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे वो देश के या अन्य, और यही नहीं, आप पूरे विश्व में देख लीजिए, ये खाली एक भारत का ही समस्या नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो गई है कट्टरतावाद। उससे सारा विश्व जो है वो कहीं ना कहीं परेशान है, दुखी है। तो उसी के लिए कहीं ना कहीं अब ये जो योगी जी आ गए हैं, योगी जी खाली उन चीजों को आगाह कर रहे हैं, और ये अब जो है जो डीएनए की बात हो रही है या जो बात कही जा रही है, तो वो सनातन धर्म को एक करने की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म को जोड़ने की बात कर रहे हैं, और ऐसे बरगलाने में न आए ये उनको सचेत कर रहे हैं। सीधा सीधा सा ये है। जहां तक बांग्लादेश की बात है, भाई बांग्लादेश में जिस ढंग से मंदिरों को तोड़ा गया, जिस ढंग से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चिंता व्यक्त की जा रही है। खाली भारत भी चिंता व्यक्त नहीं कर रहा है जी। ये कौन से देश हैं, किस समाज के लोग हैं, किस कट्टर मनोवृत्ति के लोग हैं, तो ये सारी चीजें वो आगाही तो कर रहे हैं। तो इसमें बुराई क्या है? और अगर ऐसा है कि सनातन में भी वो कट्टरता पैदा हो रही है, तो उसकी दो चीजें हैं। एक तो सनातन कट्टर पंथ नहीं है, लेकिन अपनी रक्षा के लिए जागरूक जरूर हो रहा है जी। ऐसी स्थिति में अब जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनको ये बात स्वीकार करनी चाहिए, या ये बात खुले मन से बाहर आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हाँ, उन आक्रांताओं ने ये किया था, हम उनका समर्थन नहीं करते, वो आक्रांता थे। लेकिन उनको आक्रांता कहने में बड़ा मतलब दर्द उठता है, वॉमिटिंग होने लगती है। तो इसके क्या माने हैं? तो आप अगर सनातनी भी उस कट्टरता की राह पर चल रहे हैं कि कट्टरता का जवाब कट्टरता से दिया जाएगा, तो उसमें बुराई भी क्या है? अगर आप उस यथार्थ को स्वीकार नहीं करना चाहते, ऐतिहासिक साक्ष्यों को, तथ्यों को नहीं मानना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए कहीं ना कहीं दूसरे वर्ग को खड़ा तो होना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, यही निहितार्थ है जी। मनीष अग्रवाल जी, सीएम योगी की बातों का निहितार्थ तो प्रमोद गोस्वामी जी ने समझाने का प्रयास किया है, आपको क्या लगता है? देवेंद्र जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अब हिंदू हृदय सम्राट की जगह ले रहे हैं भारत में। उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो बीड़ा उठाया है, और इसमें हमें कोई परहेज नहीं करना चाहिए कहने में। उन्होंने विधानसभा में भी कहा है कि मैं यहाँ शासन करने नहीं आया हूँ, इससे ज्यादा उपलब्धि मुझे अपने मठ में मिलती, लेकिन मैं जनता की और हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए, सेवा करने के लिए आया हूँ। अखिलेश यादव जी डीएनए पे सवाल उठा रहे हैं। ये वो नेता है जिन्होंने कन्नौज के आरोपी का भी डीएनए की डिमांड करी थी, और ये कहा था कि जब उसका डीएनए मैच हो जाएगा तब हम उसे आरोपी मानेंगे। तो आप तो एक छोटी सी चीज में डीएनए की मांग करते हैं, और आज विपक्ष के अंदर घबराहट क्या है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सनातन जो है एकत्रित हो रहा है। आप देखिए, कोई भी हिंदू देवी देवता क्या हमें लड़ाई के लिए उकसाता है? नहीं उकसाता, लेकिन सारे हिंदू देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र क्यों होता है? सिर्फ इसलिए शस्त्र होता है ना कि हम अपनी आत्मरक्षा तो समय आने पे कर सके। शस्त्र का उपयोग इसलिए नहीं करा जाएगा कि हम किसी पे हमला करें, लेकिन हमें आत्मरक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। और जब जब इस देश में ये आवाज उठेगी, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हमें अपनी रक्षा के लिए
तैयार रहना चाहिए। आप देखिए कोई मूर्ति आपको ऐसी दिखती है, चाहे देवी की हो चाहे देवता की हो, सबके हाथ में शस्त्र है, लेकिन सब शांति का प्रतीक है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी देश की जनता को यही समझाना चाहते हैं कि आज अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे, आत्मरक्षा नहीं करेंगे, सही चीजों पे सवाल जवाब नहीं उठाएंगे, अपने हितों की रक्षा नहीं करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि कुछ लोगों ने भारत पे किस तरीके से हम लोगों को आपस में बांट के कब्जा कर लिया था, और अगर वो सनातन को एकत्रित कर रहे हैं, आप देखिए विपक्ष हमेशा एक विशेष समुदाय को इकट्ठा करता रहता है, उनकी जातिगत जनगणना की बात नहीं करता, उनको हमेशा इकट्ठा करके देखता है, एक शब्द का प्रयोग करता है कि मुसलमान, उनके अंदर की जातियों का क्यों नहीं प्रयोग करते। तो अगर योगी आदित्यनाथ जी हिंदुत्व की बात करते हैं, वो भी तो जातियों की बात नहीं करना चाहते ना, वो भी कहते हैं कि आप अपने धर्म के परिप्रेक्ष्य में एक रहिए। आप देखिए संभल में जब दंगा होता है, तो संभल के दंगे में 100-200 किलोमीटर 250 किलोमीटर के जिले के लोग भी सुबह वहां क्यों मौजूद होते हैं? क्या वो वहां नमाज पढ़ने आए थे? क्या वो इस तैयारी से आए थे? वो क्या प्रदर्शित करना चाहते थे, क्या दिखाना चाहते थे? ये सब चीजें जांच का विषय है और प्रदेश सरकार मुझे लगता है इसकी जांच करके कठोर से कठोरतम कार्रवाई करेगी और इन लोगों को ये बताने की कोशिश करेगी कि अब उपद्रव का कोई स्थान नहीं है। अगर हम लोगों ने 30 साल सब्र करा, 25 साल सब्र करा और राम मंदिर जब बना तो हम लोगों ने कोर्ट के आदेश से उसे बनवाया ना, हम लोगों ने उसमें कोई हिंसा का प्रयोग तो नहीं करा। तो आप भी हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे, आपको स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को मानना होगा। आप न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र है, अपनी आवाज उठाने के लिए आप समय समय पे जाते हैं, लेकिन अगर आप गलत तरीकों का प्रयोग करेंगे तो जो सजा लॉ में एडमिसिबल है वो आपको मिलेगी। और योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश और देश की जनता को सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि आज अगर आप अपने हितों का बचाव करने के लिए नहीं निकले तो फिर आगे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए भारत के आसपास के जितने भी देश हैं उसको विदेशी ताकतें अस्थिर कर रही है। श्रीलंका में तख्ता पलट होता है, बांग्लादेश की स्थिति आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की स्थिति आप देख रहे हैं, समय समय पर नेपाल की भी राजनीतिक गतिविधियों में बदलाव आता रहता है। तो ये एक सोची समझी साजिश है देश हमें भारत को अस्थिर करने की। और योगी आदित्यनाथ जी ने बीजेपी का जो कोर मुद्दा था हिंदुत्व राष्ट्रवाद का, उस एजेंडा को जनता तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है और उन्हें इस पे जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है, जो आप हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में देख सकते हैं। तो उनकी नीतियां जो है आज वो हिंदुत्व देश और राष्ट्रवाद के दायरे में है। हमें इसको इस परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए कि जब तक हम संगठित रहेंगे तभी तक हम सुरक्षित रहेंगे, हमें अपने आप को संगठित रखना है। जी बिल्कुल। अतुल मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यहां पर यह है कि रामायण मेले में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कहीं, वो एकत्रित होने की बातें कहीं और खतरों से सचेत होने की बातें कहीं, किसी पे हमला करने की तो बातें उन्होंने की नहीं। फिर इतना हो हल्ला विपक्ष क्यों मचा रहा है? जी तो अल्पसंख्यकों की महफिल सजा करती थी, बड़े बड़े पंडाल हुआ करते थे और वहां डायलॉग मारे जाते थे और वो संगठित होके खाली एनडीए ना आने पाए उसके लिए लगे हुए थे। उस समय पर ये क्यों नहीं बोले? संसद में तो आपने संभल की बात उठा दी, बाहर भी आपने बात उठा दी, लेकिन वो बात आपने क्यों नहीं उठाई? क्या हिंदुस्तान में, हमको तो मनमोहन जी की एक बात याद आती है कि कहा उन्होंने, करवाएंगे ये लोग, कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार हिंदुस्तान में होना चाहिए। अगर आप ये कह सकते हैं तो वो तो कह दिया उन्होंने, लेकिन करेंगे ये? इनकी भाषा क्या है? मुख्यमंत्री जी ने कौन सी ऐसी बात कह दी जो आपको इतनी बुरी लगी? पाकिस्तान में क्या हो रहा है? शिया सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं कुशवाहा जी। आप उसके बाद ये देखिए, क्या इस पर कभी बोला गया? मैं पूरी बात नहीं बोलूंगा। लोग कहते थे कि कातिल तेरे जिंदा है, हम उससे शर्मिंदा है। उस पर कभी बातचीत नहीं की गई। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डीएनए की बातचीत कर दी, उस चीज को लेकर तब कर दिया उन्होंने, तो क्या बुराई कर दी? इसके बारे में बताएं तो एक बार अखिलेश जी सामने आकर कि भाई ऐसा ऐसा हुआ और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं।
आप नेता हैं, ठीक है, विपक्ष के नेता हैं। जब आपके 37 सांसद आए थे तो आपके दिमाग में ये रहा कि ये जो वोटर हमारा मेन वोटर है उसने हमको जिताया और पीडीए ने जिताया। आज पीडीए आपसे बिखर रहा है, आज आपसे आपका वो वोटर बिखर रहा है। राहुल गांधी उसमें सेंध लगाने की कोशिश करते हैं संभल के माध्यम से। आप ये भी जानते हैं, आप उस मुद्दे को संसद में उठाते हैं, राहुल गांधी अन्य विपक्षी दल आपका साथ नहीं देते हैं। राहुल गांधी जी बाहर एक बनियाइन पहन के खड़े हो जाते हैं, अडानी को लेकर शुरू हो जाते हैं मुख्य प्रधानमंत्री। देश की बात कौन करेगा कुशवाहा जी? इनको इसीलिए सांसद बनाया गया है कि अगर मुख्यमंत्री डीएनए की बात करे तो उसकी बात करोगे, संभल की बात करोगे, आप सारी जगह की बातचीत करोगे, देश की बात कब करोगे? आप कहते हो आपके 37 सांसद इसी तरह जिताए गए थे कि वो अपने क्षेत्र का विकास करें, देश को आगे बढ़ाएं, प्रदेश को आगे बढ़ाएं। योगी जी ने जो डीएनए की बात की है कुशवाहा जी, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। उन्होंने कहा सबकी फोटोएं लगा दी जाए, इनसे जो है वसूली की जाए। क्यों ना भाई वसूली की जाए, आप दूसरे की कार क्यों जला सकते हैं जी? क्या है, आपके दिमाग में आतंकवाद भरा हुआ है, उस आतंकवाद को खत्म करना माननीय योगी जी के माध्यम से। आप प्रदेश की जनता है, उस चीज को मानते हैं कि आप प्रदेश में रहते हैं, प्रदेश की जनता है, लेकिन आपको इसके लिए नहीं माफ किया जा सकता है डीएनए को लेकर आ जाए। अभी अपने कोर वोटर सोचेंगे, हमारा कोर वोटर हमसे बना रहे, उत्तर प्रदेश की कैसी भी हो जाए, तुम्हें चल जाए, अड्डे चल जाए, गोलियां चल जाए। और गोलियों से मुझे याद आया कि गोली चली तो पाकिस्तान का खोखा मिला उस पर, अखिलेश यादव जी तो बोले न कुछ पश्चिम का, जबकि आपकी मीडिया ने खुद दिखाया। और उसके बाद में बांग्लादेश की बात अगर लिया तो वही ये बांग्लादेश है जिसने हिंदुस्तान की मीडिया को खराब बता दिया। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की मीडिया उस चीज को और रियलिटी को दिखा रही है, वो हिंदुस्तान की मीडिया को नहीं आने देना चाहते हैं कि किस स्तर पर बांग्लादेश में क्या हो रहा है। तो अखिलेश यादव जी अगर हिट कर सकते, संभल आ सकते हैं ना, एक बार बांग्लादेश चले जाए, सारी स्थितियां अवगत हो जाएंगी। हिंदुस्तान में अगर ये नहीं किया जाएगा तो आगे क्या होगा? और एक बात और कहना चाहूँ कुशवाहा जी, योगी जी ने एक बात और, कि बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और जब कभी ऐसी स्थिति पैदा होगी तो अपना झोला जंगल लेके प्लेन पे बैठ के सीधे निकल लेंगे 1 2 3। भुगतना किसको होगा? भुगतना आपको होगा। और उसी से माननीय योगी बताना चाहते हैं, इस बात को अखिलेश यादव जी को समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब हम पुनः रुख करेंगे प्रमोद गोस्वामी जी की तरफ। हालांकि समय तो बहुत कम है, लेकिन जल्दी से हम चाहेंगे कि जवाब जरूर दें, क्योंकि इन्होंने कहा है ओवैसी जी ने कि भारतीय मुसलमानों का बांग्लादेशी हिंदुओं से क्या लेना देना। यही जब फिलिस्तीन इजराइल की लड़ाई हुई तो भारतीय मुसलमानों का लेना देना था। तो इससे क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि बस इनका लेना देना, चाहे भारतीय मुसलमानों का लेना देना सिर्फ दुनिया भर के मुसलमानों से ही है, कि उन पर अगर जो कुछ गाज गिरी तो बेचैन हो जाएंगे, झंडा दिखाएंगे, लेकिन भारतीय मुसलमानों का बांग्लादेश के हिंदुओं से क्या लेना देना? क्या दर्शाता है ये? कितनी खतरनाक बातें ओवैसी ने कही हैं। नहीं, निश्चित रूप से जो ये बात पहले भी ये बात आपने प्रसंग में कही कि ये जो धार्मिक कट्टरता है ये बड़ी चिंताजनक है। और जहां तक ओवैसी जी का सवाल है, तो ओवैसी जी या और ऐसे संगठन हैं या इस देश के जो बात करते हैं कि ये देश हमारा है, तो उस देश के लोगों को, जब इस देश के लोग वहाँ धर्मस्थल तोड़े जा रहे हैं बांग्लादेश में, और जब वहाँ उनके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, तो यहाँ के मौलाना और ओवैसी साहब इसकी आलोचना क्यों नहीं करते, मार्च क्यों नहीं निकालते कि गलत हो रहा है? खाली एक बयानबाजी करके ये देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम क्यों कर रहा है? अगर उनकी मंशा स्पष्ट है, दिल साफ है, मन साफ है, तो उनको चाहिए कि वो खुलकर सामने आए, ये मतलब आस्तीन में सांप बन के न रहे। अगर वाकई में जैसा वो कहते हैं और वैसा है भी, तो उनको सामने आना चाहिए।
और सामने इसका खुल के सड़क पर उतरना चाहिए कि ये बांग्लादेश गलत कर रहा है। वो आप देखिए पार्टीशन के बाद से वहाँ कैसे तक हिंदू रह गए, वहां के लिए आज तक यहाँ के क्यों नहीं ले, वहां उत्पीड़न होता है, यहाँ आवाज क्यों नहीं। बात तो वही है ना सर, बात तो वही है कि अगर जो बांग्लादेश के हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है तो यहाँ के हिंदुओं से भी लेना देना नहीं होगा, आज नहीं तो कल वही बात आ जाएगी। जी यही होगा। जी मनीष जी, जी मनीष जी के पास आना चाहेंगे। क्या लगता है आपको ओवैसी जी के इस बयान पर, आपको क्या लगता है? देखिए मुझे यह लगता है कि इन सब बयानों का ना, चाहे अखिलेश जी हो चाहे ओवैसी जी हो, एक धार्मिक कट्टरता जब ये बढ़ा रहे हैं तो अगर योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं तो क्या बुराई है। अखिलेश यादव जी बहराइच गए थे, बहराइच का दुख उन्होंने बांटा था। क्या बहराइच के पीड़ित के लिए उन्होंने कोई अनाउंसमेंट करी थी कि हम इसको कोई आर्थिक सहायता देंगे? क्या उनका डेलीगेशन मिलने गया पीड़ित से? क्या उसके लिए उन्होंने सरकार से कोई मांग करी? तो जब ये वो बाइफरकेशन करे आज में, तो कोई ना कोई दूसरी जाति का प्रतिनिधित्व लेने के लिए खड़ा होगा। और योगी आदित्यनाथ जी ने ये बीड़ा उठाया है कि अब वो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करेंगे और इन लोगों के बयान से नहीं डरेंगे। ये लोग अगर सामाजिक रूप से एक रहना चाहते हैं तो इनके लिए बहराइच और संभल एक घटना होनी चाहिए थी। इनके लिए बहराइच में जो सभी में जो पीड़ित है उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए था। सर ये फर्क करेंगे तो कोई ना कोई हिंदुओं का भी बीड़ा उठाएगा और उनकी आवाज भी उठाएगा, जिसको अब ये रोक नहीं पाएंगे। जी अतुल मिश्रा जी, असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि ये भारतीय हिंदुओं के साथ भी वैसा ही करने वाले हैं आगे चलकर? इसी तरह कुशवाहा जी, ओवैसी साहब एक परेशान आत्मा है। पूरे हिंदुस्तान में उनकी आत्मा टहला करती है। महाराष्ट्र के चुनाव हो तो आत्मा चली जाएगी, उत्तर प्रदेश में तो आत्मा चली जाएगी, हरियाणा में हो तो आत्मा चली जाएगी, लेकिन उस आत्मा को कहीं घर नहीं मिल रहा है। विधायकी का चुनाव लड़वाते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़वाते हैं, अरे बोलने लायक मुंह है कुशवाहा जी उनका। आपके कितने विधायक है, कितने सांसद है, आप किसके रहनुमा बनना चाहते हैं? जबरदस्ती में रहनुमा बन रहे हैं आप। आपको हाईलाइट होना है, इनको हाईलाइट होना है कुशवाहा जी खाली, ओवैसी जी को। अरे कभी आप हिंदुओं की तो बात कर लीजिए, क्या हिंदू आपको हैदराबाद में वोट नहीं देते? हिंदुओं के भी तो रहनुमा बन जाइए। तब तक ये आप इस तरीके की राजनीति करके अपनी राजनीति को बचाए रखेंगे। एक समय आएगा, अब योगी आदित्य जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसका समय शुरू हो गया है, और आने वाले वक्त में हमारे खुद के मुसलमान भाई इस चीज को समझेंगे कि ये जो किया जा रहा है ये हमारे भले के लिए किया जा रहा है। क्या उनको दिखाई नहीं देता प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं, जनधन हो, जल से नल हो, बिजली वाली हो, कोई भी ले लीजिए आप, सबको मिला। क्या ओवैसी जी ने एक बार कहा प्रधानमंत्री जी ने किया था तो आपको मिला कि नहीं मिला? सारी चीजें उनको मिलती हैं। उसके बाद ओवैसी जी आते हैं और मंच पर खड़े होकर बढ़िया बढ़िया भाषण देते हैं, उनकी आत्मा पूरे क्षेत्र में मंडराती रहती। लेकिन हाँ, फिर कुशवाहा जी कहेंगे आने वाले वक्त में, और मैं भी बैठा हूं, आप भी हैं, आने वाले वक्त में यही मुस्लिम भाई हमारे कहेंगे भारतीय जनता पार्टी एनडीए सबसे बढ़िया है, हमको इसके वक्त में बहुत सुविधाएं मिली। जी एक मिनट रुको। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो इस पे और भी वार्ता हो सकती है और भी बातें हो सकती हैं, लेकिन समय की परिधि में हम बंधे हुए हैं, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो ऐलान डीएनए पर मिर्ची लग गई। मिर्ची क्यों लगी? आप मुस्लिम मुस्लिम करो तो हम हिंदू हिंदू करें तो मिर्ची लग जाएगी। क्यों भैया? आप एक समुदाय को एकत्रित करो तो ठीक, और हम किसी एक समुदाय को सचेत करें तो मिर्ची लग जाएगी। क्यों? अगर आप वोट की राजनीति करते हो तो हम संस्कृति की रक्षा की राजनीति करें तो मिर्ची लग जाएगी। क्यों? ये सवाल हैं और हर सनातनी को ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।